एवरीडे साइंस की अगली क्लास में आपका वेलकम है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना, यानी परमाणु की संरचना के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, ये जो टॉपिक है, ये देखिए एटम जो है ये अपने केमिस्ट्री का एक बेसिक यूनिट है। तो पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बाकी एक एटम से संबंधित जो वर्ड्स काम आते हैं जब हम एटम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जो शब्द हैं इनका यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है कि जब एटम को पढ़ते समय जो नॉन साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके सामने ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो विशेषकर उनके लिए भी है, बाकी जो साइंस स्टूडेंट है वो भी मिस्टेक करते हैं, उनके लिए भी है। तो समझने का प्रयास करोगे आप, हर चीज़ को बारीकी से समझोगे तभी ये पॉइंट आपके समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट इसकी संरचना से ही। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक एटम होता है उस एटम में आपको ये तो पता ही है कि तो थ्री है बेसिक पार्टिकल पाए जाते हैं। ये थ्री बेसिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक तो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है इसमें प्रोटॉन, जिसको हम पी से इंडिकेट करेंगे। और तीसरा है इसमें न्यूट्रॉन। अब इनमें एक बात और ध्यान रखोगे आप, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो चार्ज होता है। ये आप ध्यान रखोगे आप। इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव, प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का मतलब है ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि एक एटम में पाए जाते हैं किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है एटम का। एटम का सबसे पहले बात करते हैं उसके सेंटर पॉइंट की। एटम का जो केंद्र बिंदु होता है उस केंद्र बिंदु में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखोगे आप, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब यदि हम किसी भी एटम के जो एटॉमिक मास की बात करते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है एटम का धनावेशित भाग जितना गहरा होगा उसका द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसी धनावेशित भाग की बात कर लेते हैं जो कि एक परमाणु के केंद्र में होता है। इसको हम कहते हैं नाभिक, और इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूक्लियस। ध्यान रखोगे आप। तो एक न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस पार्ट में पाए जाते हैं। अब बताऊंगा नहीं आगे मैं। देखिए, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर खोखली जगह होती है, वहां पर कई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाए जाते हैं? देखो, होता क्या है कि एक जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। अब उनका मार्ग निश्चित कैसे होता है? ये होता है कि नाभिक पर आवेश कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? नेगेटिव है। लेकिन यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन जो उसके पास में होता है इस पर भी आवेश कौन सा है? नेगेटिव है। तो आपको पता होना चाहिए जो समान आवेश होते हैं उनमें तो जो बल लगता है वो तो होता है प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल लगेगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो विपरीत है। नाभिक पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है? नेगेटिव है। तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग है ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिकर्षण बल है और आकर्षण बल है इन दोनों का मान यदि समान होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग है वो भी निश्चित हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा से, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी एक निश्चित हो जाएगी। तो निश्चित ऊर्जा से वह एक मार्ग में चक्कर लगाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मार्ग में चक्कर लगाता है, तो ये जो मार्ग है ये मार्ग नाभिक के चारों ओर एक वृत्त की आकृति ले लेता है। तो इस वृत्त की बात कर रहा हूँ मैं। इस वृत्त को हम कहते हैं, इस वृत्त को कहेंगे हम, लिखा हुआ है, तीन नाम हो सकते हैं इसके। पहला तो हो गया ये शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ लगाते हैं? शेल में लगाते हैं।
तो शेल हो गया। अब इस शेल को हम क्या कह सकते हैं, आप ऑर्बिट भी कह सकते हो, आप इसको हिंदी में कहते हैं इसको कक्ष, और इसका एक नाम और है, इसको आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी का लेवल बन जाता है। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ये जो मार्ग है, इस मार्ग में ऊर्जा का जो मान है ये निश्चित रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो शेल है, मैं केवल शेल ही वर्ड यूज़ करूँगा। ये जो शेल है, शेल के लिए स्मॉल एन जो लेटर है, अक्षर है, इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए, जो कोश सबसे बाहर होता है, जो कोश सबसे बाहर की तरफ होता है परमाणु के, उस कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में कहते हैं इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आप सिर्फ ये ध्यान रखोगे, मैं केवल आपको शब्दों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के सबसे बाहरी कोश में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहरी कोश में नहीं पाए जाते हैं। बाहरी कोश के अलावा जो अंदर के जितने भी कोश होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो एक बात क्लियर हो गई, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि एटम जब किसी दूसरे एटम से जुड़ता है, दोनों के मध्य जो भी बंध बनते हैं, उन बंध में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सबसे बाहरी कोश में होते हैं, यही बंध में काम आते हैं। यानी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एटम किसी दूसरे एटम को देता भी है या फिर यहीं वो ग्रहण भी करेगा। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखना है, जो कि एटम से संबंधित है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक जो सेल है उसमें एक या एक से अधिक सब सेल पाए जाते हैं। यानी यदि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की जो जगह होती है वो होती है सब सेल। सब सेल और सब सेल पाए जाते हैं सेल में। तो एक सेल में एक या एक से अधिक सब सेल। अब सब सेल का नाम कुछ और भी है, सब सेल को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं या फिर सब एनर्जी लेवल भी आप कह सकते हो, ये पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एक सेल में सब सेल पाए जाते हैं। और दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सब सेल में पाए जाते हैं। जो सब सेल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपको पता लग गया होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, सब सेल में पाए जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे शेल के लिए एन का यूज़ किया जाता है, वैसे ही सब सेल के लिए एक लेटर है, अक्षर है स्मॉल एल। स्मॉल एल का यूज किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि एक सेल में सब सेल की संख्या कितनी होती है। यानी एक सेल है उसमें सब सेल कितने पाए जाते हैं, उसके लिए हम काम लेते हैं स्मॉल एन। यानी एन का जितना मान होगा उतने उसमें क्या होंगे, सब सेल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेकंड सेल है, दूसरा जो सेल है, देखिए दूसरा सेल का मतलब है, इसको देखते हैं डायग्राम को। देखिए ये जो n बराबर 1 जो है ये पहला सेल हो गया, n बराबर 2 ये हो गया दूसरा सेल। तो मैं बात कर रहा हूँ दूसरे सेल की जिसके लिए n का मान कितना है, 2 है। क्योंकि देखिए n यहाँ पे स्मॉल n मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि स्मॉल n का मतलब क्या हो गया, कोस हो गया। अब चूंकि देखिए तो सिंपल है ये। अब चूंकि देखिए एक सेल में सब सेल की संख्या का मतलब हो गया स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब है कि n का मान जितना होगा उतने इसमें सब सेल होंगे। तो देखिए सेकंड सेल में सब सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार एक सेल है उसमें यदि हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो लेते हैं 2n²। यहाँ पर n हो गया नंबर ऑफ सेल। तो देखिए जैसे सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है हमें, तो देखिए सेकंड सेल के लिए इस 2 को 2 की जगह रख देते हैं और n का मान कितना हो जाएगा, इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड सेल के लिए n का मान कितना है, 2 है। तो n की जगह रख देते हैं 2 को और स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और फिर उसके बाद में 8। तो कह सकते हो कि सेकंड सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एक सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। एक जो सब सेल है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? सब सेल में ही पाए जाते हैं। तो देखिए उसके लिए तो फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 फिर ब्रैकेट है 2 स्मॉल l प्लस 1 फिर ब्रैकेट को बंद किया हुआ है। तो देखिए ये तो हो गया एक सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला। अब ये नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले आपको कुछ और समझना होगा। हम बात करते हैं शेल और सब सेल की। तो देखिए शेल के लिए स्मॉल n है, सब सेल के लिए स्मॉल l है। अब उसको देखिए थोड़ा ध्यान रखोगे आप, ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, ये मतलब इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि डिटेल में ये टॉपिक वैसे लंबा चौड़ा है। फिर भी देखिए कुछ शब्द हैं जिनका यूज़ हम इसमें करते हैं, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए शेल है स्मॉल n है, उसे दर्शाते हैं, इसको सब सेल को स्मॉल l से दर्शाते हैं। n के लिए जो मान है, जैसे मान लेते हैं कि n के लिए 1 है तो पहला सेल हो गया, 2 है तो दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। और इसके लिए अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अपने केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें इनके लिए कुछ संकेत चिन्ह है वो काम में लिए जाते हैं। तो पहले सेल के लिए काम में लिया जाता है K, दूसरे के लिए काम में लिया जाता है L, इसके लिए M, फोर्थ के लिए N, इसी प्रकार O, P, Q ऐसे आगे संख्या बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं सब सेल की। देखिए जो सेल है, पहले सेल में सब सेल कितने होंगे? एक ही होगा। और एक के लिए जैसे मान लो कि एक का मतलब हो गया सब के लिए हम पहले 0 से, हमें L की शुरुआत हम किससे करेंगे? 0 से करेंगे। L की शुरुआत की जाती है 0 से। उसके बाद में दूसरे सेल के लिए आप लिखोगे 0 और 1, तीसरे के लिए 0 1 2, यानी ये देखिए पहले के लिए 1, दूसरे में कितने हैं? 2, तीसरे में कितने हैं? 1 2 3, यानी 0 1 2। इसी प्रकार चौथे में कितने हैं? 4 हो गए, 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए भी जैसे सेल के लिए हम कुछ अक्षर काम में लेते हैं, उसी प्रकार सब सेल के लिए भी इन अक्षरों का यूज़ किया जाता है। 0 के लिए जैसे S, फिर सेकंड में S और P, यानी S के लिए जो गणितीय मान होता है वो कौन सा होता है? 0 होता है। P के लिए कौन सा होता है? 1 होता है। और इसी प्रकार S P D, यानी D के लिए क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार S P D F, S P D F, तो F के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसमें सब सेल। अब देखिए आगे, अब आपके एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 फिर ब्रैकेट है 2L प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यदि हमें ये जो S उपकोष है, S उपकोष में हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला काम आता है। तो देखिए ऊपर पहले 2 लिखा हुआ, 2 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर दोबारा 2 लिख देंगे। अब देखिए S के लिए L का मान कितना होता है? 0 होता है, तो ये आप 0 लिखोगे प्लस 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो मान क्या आ गया? 2। तो आप कह सकते हो कि जो S उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आज की क्लास इतनी है। मैंने सिर्फ इस क्लास में आपको एक एटम और एटम से संबंधित जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको इस क्लास में बताया है। और मिलेंगे अगली क्लास में।